बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल वॉइस फ्रॉम शिकागो। मैं हूं फरीद खान। आज की सबसे बड़ी न्यूज़ तो ये है जनाब कि इमरान खान साहब ने अपने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है, जो कि 2 दिन डिले हो गया। और मैंने शायद पिछली वीडियो में भी कहा कि राइट डिसीजन तो उसका उस वक्त था कि जो वो मुल्तान वाले जलसे में उसको अनाउंसमेंट करनी थी उसी वक्त कर देनी चाहिए थी, लेकिन शायद कुछ हलकों की तरफ से जो उनको इंतज़ार करने को कहा गया और वेट करने को कहा गया कुछ लोगों की तरफ से, जिसकी वजह से उन्होंने वहाँ से उसको ऐलान को डिले किया और वो फिर पेशावर चले गए। और पेशावर के बाद जो ना उन्होंने आज अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो सारा मोटिव बताया कि किस वजह से मेरे को निकाला गया और क्यों निकाला गया, जो रिजीम चेंज का मकसद है। और उन्होंने फिर उसके बाद उन्होंने आज उसके अपने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। इसका मकसद ये हुआ, जो लोगों को जो समझ में आ रही है बात, कि ये सारा का सारा जो ना डिलेड टैक्टिक्स इस्तेमाल की जा रही गवर्नमेंट की तरफ से भी और मुख्तदर हलकों की तरफ से भी। आपको पता ही है कि अब सोचने की बात है कि जब से हम ये बात कर रहे हैं कि जी ये अभी 2 दिन रह गए, 72 घंटों में हुकूमत टूट जाएगी और ये ऐलान कर देंगे और लेकिन हकीकत ये है कि जिन लोगों ने बूटी ली है इमरान खान को हटाने की या उसको नाउज़ बिल्लाह खुदा न खास्ता उसको सफ़ाए हस्ती से निकालने की, वो इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो जाएगी बात? या तो फिर इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कोई बड़ा लड़ाई हो जाए और वो फिर अंदर से कोई इख्तलाफ बन जाए बड़ा, और जिस पे मतलब आपस में इख्तलाफ बनने के बाद कोई कू हो जाए तो वो एक अलग बात है। लेकिन हमारी तारीख़, हमारी पाकिस्तान की जो हिस्ट्री कहलाती है, उसके अंदर ऐसा नहीं हुआ कभी भी। और चाहे किसी को इख्तलाफ रहा हो, लेकिन वो इस नहज तक नहीं गए कि जो ना आपस के अंदर वो मतलब है कि कोई कू करने की कोशिश की जाए या क्या किया जाए। अब मसला ये है कि जो कुछ हो गया है, जिस तरीके से भी हुआ है, जिन लोगों ने करवाया उनकी तो प्लानिंग यही है कि मुल्क में केओस रहे और इतना बढ़ जाए कि शायद वो इमरान खान के उनको दोनों सूरतों में वो बेनिफिट के अंदर है। उन्होंने इमरान खान को भी निकलवा लिया, चोरों चक्कों को उन्होंने मुल्क में हुकूमत दे दी, बदमाशों को, और दूसरी तरफ उन्होंने आपको भी उन्होंने खुश कर दिया। अब मसला ये है कि जिन्होंने ये दोनों तरफ से, अब जो मेरा एनालिसिस ये कहता है, मेरा ये कहता है, वैसे तो बकौल एतजाज़ एहसन साहब की कि पाकिस्तान के अंदर कोई चीज़ भी हर चीज़ अनप्रिडिक्टेबल है। आप किसी चीज़ की पेशन गोई नहीं कर सकते। आप माजी की पेशन गोई कर सकते, मुस्तकबिल की पेशन गोई आप नहीं कर सकते पाकिस्तान के अंदर। बड़ी अच्छी बात की इन्होंने जिस तरह। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि दोनों सूरतों में खुदा ना खास्ता आप कहें कि मेरे मुंह में खाक में, कि अगर ये केओस बढ़ता है और इमरान खान साहब पब्लिक को रोडों पे निकालने को तैयार हो जाते हैं, जिस तरीके से पब्लिक चार्ज है और उनके कहने पे कि मेरे को नाजायज़ निकाला गया, रिजीम चेंज किया, और प्लस फिर जो न्यू गवर्नमेंट है वो भी बेकार है, उनसे काम नहीं हो रहे, उनसे मईशत नहीं संभल रही, उनसे मुल्क नहीं संभल रहा, लोग नहीं संभल रहे, वो बस चक्कर के अंदर है कि बदमाशी करके, डंडे मार के, और हम अपने सारे मुकदमे ख़त्म करवा लें, हमारे पर से नैब को ख़त्म करवा दें, EVM ख़त्म कर दें, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट ख़त्म कर दें और अगले दफ़ा आने के लिए। और दूसरी तरफ जो इस्टेब्लिशमेंट है 70, 72, 74 साल से वो अपनी ही या तो खुद फ्रंट पे खेलते हैं या बैकफुट पे खेलते हैं, ये सबको पता है। और अभी आप देख रहे हैं कि जो इस 4 साल के अंदर भी जो ये बैकफुट पे खेलते रहे, उन्होंने उसका इजहार खुद कर दिया पोस्ट रिजीम चेंज मीटिंग के अंदर अपने दूसरे रिटायर्ड साथियों के साथ कि जी हम हुकूमत को चलाते रहे, हमने हुकूमत को बड़ी सपोर्ट करी और ये किया वो किया, हमने हर चीज़ के अंदर हमने सपोर्ट हमने किया। तो आप सब दुनिया समझती है कि आप उसको डिक्टेट करते रहे,
سمجھ رہے؟ جب اس نے آپ کی بات نہیں ماننے کی کوشش کری کی وہاں آپ اڑ گئے، وہاں آپ نے اس کو بولا بھائی یہ تو نہیں چلے گا ہمارے ساتھ۔ ایک آدمی 22 سال کی جدوجہد کر رہا ہے اسی چیز کے لیے، اس کا ایک ویژن ہے کہ میں نے اس ملک کو کہاں لے کے جانا ہے، کیسے چلانا ہے، کیا کرنا ہے، تو وہ کیسے اتنی جلدی چینج ہو جائے گا؟ خیر بہرحال اس کی اپنی سوچ ہے وہ جو، لیکن ابھی میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ ابھی جب یہ وہاں بھی ملتان کے جلسے میں بھی اس کو ایک فون آیا کہ آپ ابھی اناؤنس نہ کریں، آپ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، بات ہو رہی ہے، بس 24 گھنٹے کے اندر جو نا مسئلہ حل ہو جائے گا اور اناؤنسمنٹ ہو جائے گی گورنمنٹ کی ٹوٹنے کی، لیکن وہ ایسا نہیں ہوا۔ تو آج عمران خان صاحب نے اپنی میٹنگ کے بعد انہوں نے یہ اعلان کر دیا 24 گھنٹے کے اندر کہ میں جو نا ہم کال دے رہے اور ایجیٹیشن کی کال جو نا 25 تاریخ، لیکن اس پریس کانفرنس سے اسٹارٹ ہونے سے پہلے عمران صاحب کو فون پہ فون آ رہے تھے، وہ ریسیو نہیں کر رہے تھے۔ پھر فون گیا شاہ محمود قریشی صاحب کو جو ان کے برابر بیٹھے ہوئے تھے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے فون سنا اور عمران صاحب سے کہا، کیا کہا آپ خود سنیے۔ بند کر دو اس کو، سارا اس پہ ڈسٹرب ہو کے بند کر دو۔ میں کرتا ہوں تو یہ سنا آپ نے، عمران خان صاحب نے فون نہیں اٹھایا تو یہ شاہ محمود قریشی صاحب کو کال گئی اور ان سے کہا گیا کہ آپ عمران خان کو منع کریں وہ والا اس کی ایجیٹیشن کی کال دینے کی، لانگ مارچ کی، ورنہ ہم ٹریپ کریں گے ان کو۔ اب آپ کو نے سنا ہوگا ایک صحافی امتیاز گل صاحب بڑے سینئر صحافی ہیں اور بہت اچھا نام ہے ان کا انالیسس میں آپ کو ایک بتاتا ہوں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ بولے کہ جب آصف شیخ لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور تھے اس کے انچارج ڈی جی آئی ایس پی آر تھے، تب سے وہ کہہ رہے ہیں 5th جنریشن وار کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس 5th جنریشن وار کے اندر تو ان کو لوگوں کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آئی کہ یہ جو کر رہے ہیں اب یہ جو رجیم چینج کیا یہ ہے 5th جنریشن وار۔ تو یہ 2 منٹ کا کلپ ہے امتیاز گل صاحب کا، میں آپ کو انہی کی زبانی سنانا چاہتا ہوں۔ کہ عدم اعتماد کا یہ پروجیکٹ تھا، اس پروجیکٹ پہ عمل درآمد ہوا اور اس میں ہمارے جو پنڈی والے کچھ صاحبان ہیں وہ بھی اس کا سہولت کار تو میں نہیں کہوں گا، انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال ہو گئے۔ آج کی جو تازہ ترین صورتحال میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ اگر سعودی عرب اور چین کے ہمارے پاس جو پیسے پڑے ہوئے ہیں 7 ارب ڈالر، اگر وہ نکلتے ہیں پاکستان کے پاس، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس 3 ارب ڈالر رہ گئے ہیں۔ یہ ابھی تازہ ترین میں آپ کو صورتحال بتا رہا ہوں، اور کتنی جن میں سہولت کار تو نہیں، مطلب جو انسٹرومنٹ بن گئے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیا یہ اتنے بچے تھے، ان کو احساس نہیں تھا کہ آپ نے نیوٹرل کی رٹ لگا کے دوسروں کے منہ میں نیوٹرل کا لفظ ڈال کے آپ نے ملک کو نیوٹرل کر دیا ہے؟ یعنی یہ جو صورتحال بنی ہے، کیوں نہیں دیے سعودی عرب نے پیسے آپ کو جو آپ کہہ رہے تھے، کیوں چائنا نے نہیں دیے؟ بھئی آپ کا اعتماد، آپ پہ کوئی اعتماد ہی نہیں کرتا۔ یعنی جس وزیر اعظم کے اوپر فرد جرم لگنی ہے اس پہ کوئی اعتبار کرے گا، اس کو کوئی پیسے دے گا؟ اور وہ ادارہ جو ہمیں کہتا رہا ہے کہ ہم پیسے لے کے آتے رہے ہیں، اب وہ لے کے آئیں، اور یہ میں جو بتا رہا ہوں اگر آج وہ نکال دیتے، کہتے کہ ہم رول اوور نہیں کرتے ہیں، صرف 3 ارب ڈالر پاکستان کے پاس رہ گئے، 6-7 ارب ڈالر پرائیویٹ سیکٹر، پرائیویٹ بینکوں کے پاس ہیں۔ تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس پروجیکٹ کا شاید مقصد یہی تھا۔ آپ نے سنا ہوگا ہائبریڈ وارفیئر، جی ہماری اسٹیبلشمنٹ بڑے عرصے سے کہہ رہی تھی کہ پاکستان ہائبریڈ وارفیئر کا شکار ہے۔ بالکل۔ ہائبریڈ وارفیئر کے انسٹرومنٹس کیا ہوتے ہیں؟ اس میں ہوتا ہے کہ آپ کا مالی سیکٹر، مالیاتی نظام، آپ کا سیاسی نظام، اس میں مداخلت، مالیاتی نظام میں مداخلت، انتخابی نظام میں مداخلت، ڈرون حملے، دہشت گردی۔ پاکستان تو اس وقت سارا کچھ سفر کر رہا ہے اس وقت۔ تو میں یہ سوچ رہا ہوں کئی دن سے، جب سے میں نے اس پہ غور شروع کیا، کہ ہماری وہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جو کہ سب کو کہہ رہی تھی کہ ہم ہائبریڈ وارفیئر کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، شکار ہوئے ہیں، کیا وہ خود بھی اسی ہائبریڈ وار کے
इंस्ट्रूमेंट बन गई है पाकिस्तान को इस हालत पे पहुंचाने की। बड़े लोगों को इस पे जरूर गौर करना चाहिए। आपने सुना जनाब, मैं यही बात मैं कहना चाह रहा हूं कि लेकिन मसला ये है कि जो इदारा अपनी जगह पे सलाखों पे हमारे, हम उससे मोहब्बत करते हैं इदारे से, अपनी फौज से, लेकिन ये जो 4-5 लोग, ये लोग जो है ये मुल्क का बेड़ा गर्क करने पे तुले हुए, ये मुल्क का बेड़ा गर्क करने पे तुले हुए। स्टेट बैंक कह रहा है, अभी इनका जो नया गवर्नर इन्होंने लगाया स्टेट बैंक का, उस गवर्नर ने ये कहा है, उसमें जो स्टेटमेंट दिए कि जी सबसे ज़्यादा जो पैरामीटर्स इसके जीडीपी ग्रोथ के आ रहे, एवर हाईएस्ट पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर 6% ग्रोथ शो कर रही है। ना मुशर्रफ की बेहतरीन इकोनॉमी के अंदर 6% ग्रोथ कर सकी, विच इज़ मैक्सिमम 5.1 5.4, और नवाज शरीफ के जितने भी टेन्योर है उसमें एक साल के अंदर 5.1% ग्रोथ शो की है, करती है। लेकिन ये मुल्क कोविड के बावजूद इसकी इकोनॉमी 6% से ग्रो कर रही थी। तो कोई लॉजिक नहीं थी बनती आपको गवर्नमेंट चेंज करने की, आपको इस इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को निकालने की, सिर्फ इसके कि सबने मिलके, वो आपने सुना होगा कि जो एक एंडोमेंट फंड था सुपर पावर की एक एजेंसी का, उसने उसमें से $80 मिलियन जो है ना वो इन लोगों में, इन चारों पार्टियों के अंदर डिवाइड किए, समझे। नवाज शरीफ साहब ने अपने पास से पैसे दिए। अभी एक उसकी न्यूज़ आई है, कंफर्म तो नहीं हो सकती मेरे पास, लेकिन है कि वो कंफर्म है कि उन्होंने कोई $1 बिलियन जो ना सिंगापुर ट्रांसफ़र किए अपने अकाउंट से। अब आप बताइए कितना बड़ा पैसा। तो ये एक आदमी का नहीं है, ये 4-5 लोग हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि परवेज कियानी NRO 1 दिलवाने वाले मुशर्रफ से, उनको क्या हुआ, उनके भाई ने करप्शन की, एवरीथिंग लाहौर के अंदर हाउसिंग सोसाइटियों के अंदर, उन खुद के ऊपर है कि जी वो जजीरे लेके ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए, ऑस्ट्रेलिया के जजीरे में। आज तक उस शख्स ने बिल्कुल साइलेंट की हुई है, वो ऑस्ट्रेलिया में अय्याशी कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। मगर इन साहब को, इनक्रेडिबल हल्क को, ये दुनिया में कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा, ये और इनका खानदान, इनके औलाद। आपने वीडियो सुनी होगी, मैसेजेस सुने होंगे, अमेरिका में लोग कह रहे हैं कि ये अमेरिका में, क्योंकि छुपती नहीं है बात, कहाँ रहेंगे आप, कब तक आप 24 घंटे घर के अंदर बंद रहेंगे। ये तो अभी नमाज पढ़ने भी नहीं निकल रहे अपने इलाकों के अंदर, नमाज भी नहीं पढ़ सकते। जिस मस्जिद में जाएंगे, ये अपने मोहल्ले की डिफेंस की किसी मस्जिद में जाएंगे, वहां पर भी इनको ऊपर जो ना बातें सुनने को मिलेंगी, गालियां सुनेंगे ये। तो बहरहाल ये बात मैंने आपको बता दी है। आवाम को चाहिए, आवाम ज़्यादा से ज़्यादा निकले। अगर इस मुल्क को बचाना है, एक इनकलाब फिर लाना पड़ेगा आपको, आवाम पूरे मुल्क में निकले, कारोबार बंद कर दे, बिल्कुल सारे शहरों के अंदर, कराची, हैदराबाद, सक्खर, मुल्तान, जो लोग कराची, इस्लामाबाद जा सकते हैं वो जाएं, जो नहीं जा सकते वो अपने अपने शहरों के अंदर निकले और कारोबार को बिल्कुल ब्लॉक कर दे, रोडें ब्लॉक कर सकते। यही इसका हल है, इनको प्रेशराइज करने का। और इस रिजीम के जो फैसिलिटेटर हैं, जिन्होंने इसको हेल्प की है, हेल्पर्स हैं, उनको पता चलना चाहिए। ये बात मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, आगे यही आखिरी वक्त है, यही, इसके बाद 100 साल तक फिर कोई शख्स नहीं उठेगा, देखिएगा। और ये मुल्क तबाही के दहाने पे है। इसकी वजह मैं बता रहा हूं आपको। इन सब हालात के बाद जब ये हंगामा आराई होगी तो हमारी सुपर पावर, हमारा मुल्क आपके पास आएगा। जी आपके पास इन न्यूक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका मुल्क एक केओस का शिकार है। ये न्यूक्स जो है ना तालिबान के हाथ लग सकते हैं और कहीं, और हमें चाहिए। आप देख लीजिएगा, इन्होंने इस बात को नहीं समझा तो फिर खुदा ना खास्ता ये हो सकता है। मेरी अगली वीडियो तक, अगर मेरी वीडियो पसंद आए, आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब करें,
یوٹیوب چینل پر، اور اس کو اپنے دوستوں رشتہ داروں سے بھی اس کو میرے ایکسچینج کریں۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔